नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गोल्ड और रियल एस्टेट भारतीयों में निवेश की पारंपरिक पसंद रहे हैं। आज हम समझेंगे शो में दोनों ही एसेट क्लास में निवेश के क्या है फायदे और पोर्टफोलियो में क्या रहे इनकी जगह। गोल्ड या फिर रियल एस्टेट कहां बन सकता है मुनाफा और इक्विटी में मुनाफे के मौके कैसे बन सकते हैं, करने वाले हैं इस पर आज हम खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रुंगटा सिक्योरिटीज से। पंकज जी और हर्षवर्धन, बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज दोनों ही आप खास एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आजकल के टाइम में हम तो बाजार काफी अच्छे यूफोरिक माहौल में देख ही रहे हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि सोने में भी खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस साल में भर में ही 60,000 का जो लेवल है के दाम है वो सोने ने पार कर लिए, और फिर बीच में थोड़ी गिरावट आई तो लोगों ने सोचा क्या सोने में खरीदारी का ये सही समय है। तो थोड़ी हम इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। और रियल एस्टेट, जिसमें कहा गया कि कोविड के बाद स्थिति सुधरी है और रियल एस्टेट में भी एक नया मौका बना है निवेश करने का। तो इन सबको जरा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। पंकज जी, आपकी नजर में हम पहले प्योर फंडामेंटल्स के तौर पर अगर समझे गोल्ड को, सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ रहा है सोना। हम पीढ़ियां दर पीढ़ी अगर किसी के पास गोल्ड ना हो या सोने की ज्वेलरी ना हो तो वो अधूरा माना जाता है। तो आपकी नजर में जो गोल्ड है एज एन एसेट कितना जरूरी है? स्वाति नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गोल्ड से हम इंडियंस को बहुत लगाव है और हर घर में थोड़ा बहुत सोना मिल ही जाता है। लेकिन निवेश के हिसाब से भी बात करें तो गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में एक स्टडी रिटर्न्स दिए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इक्विटी जैसे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो अच्छा खासा रिटर्न्स गोल्ड से मिला है। तो इसके लिए निवेश के लिहाज से भी गोल्ड सही माना जा सकता है। अब यदि बात करें इस वक्त की, तो इस वक्त पर इंसिडेंटली तीनों ही एसेट क्लास जिनके आपने जिक्र किया, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट, काफी ऊंचाई पर है। तो ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड को रखना चाहिए। लेकिन यदि ये बात करें कि अब जब 61,000 रुपया तोला सोना पहुंच गया है तो यहां से कैसा मूवमेंट होगा, तो ऐसी उम्मीद करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में तेजी देखी गई है वैसी ही रहेगी। लेकिन एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में छोटी मात्रा में रखना मेरे हिसाब से अच्छा है। तो छोटी मात्रा में सोने में आप निवेश कर सकते हैं। वहीं रियल एस्टेट की तरफ जरा आए। हर्षवर्धन, जैसा गोल्ड रहा है कुछ वैसे ही सेंटिमेंट्स प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट से भी जुड़े होते हैं। घर पर छत होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आप एक टाइम पे तो ऐसा था कि आप किराए के घर में रहते तो उसे टेंशन होता था और इतनी ज़्यादा जद्दोजहद और कवायद होती थी कि अपना घर हो जाए, चाहे वो खुद से बनाया हुआ हो या फिर आप खरीदें एक फ्लैट। तो रियल एस्टेट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो निवेश का सिलसिला है या फिर जो खरीदारी का सिलसिला है वो अब तक आपकी नज़र में कितना बदला है? तो देखिए स्वाति, आपने शुरुआत में कहा था कि कोविड के बाद में एक रियल एस्टेट में एक नया रुझान आया है। तो कोविड एक इंसिडेंट था जहां पे लोग घर पे थे और अब ये महसूस होने लगा कि पूरा परिवार, बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी घर से कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम भी घर से कर रहे हैं, तो इनवेरिएबली लोगों को घर छोटा लगने लगा और बहुत दिक्कतें होने लगी। तब एहसास हुआ कि हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए होगा। तो इसीलिए हम देखें कि कोविड के बाद में थोड़े बड़े घर की रिक्वायरमेंट ये सब आने लगी। तो जो पहले 2 बेडरूम में रहते थे वो अभी 3 बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, जो 1 बेडरूम में थे वो 2 बेडरूम लेना चाह रहे हैं। तो ये एक जो जरूरतें हैं वो कोविड के अलावा, कोविड के हिसाब से एक नई रिक्वायरमेंट पैदा हुई है, मान लीजिए। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली रियल एस्टेट की बात करें तो ट्रेडिशनली इंडियंस के लिए गोल्ड और रियल एस्टेट बहुत बहुत करीब है, दिल के करीब है। उनका ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं माने तो ये एक स्टेटस सिंबल है कि आपके पास गोल्ड कितना है और आपके पास आपका खुद का घर है कि नहीं। कई कम्युनिटीज इंडिया में ऐसी हैं, जो हम ऐसी बात करें कि लोगों की शादी नहीं होती क्योंकि उनके पास घर खुद का नहीं होता। तो कई बार ऐसे ये रिक्वायरमेंट मानी जाती है कि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा ऐसे घर में जहां उनके पास खुद का घर नहीं हो।
बोले इनका तो घर भी खुद का नहीं है, ये भाड़े पे रहते हैं। तो ये जो इंडियन की जो स्पेसिफिक कल्चरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से रियल एस्टेट और गोल्ड हमेशा ही पॉपुलर रहने वाला है। लेकिन रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें कि एक है आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, आपने खरीदा और उसके में उसमें रहने वाले हैं, तो वो उसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अब जो टिकट साइज हो गई है कि पहले तो प्रॉपर्टीज मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी पॉकेट्स है जहां पे आपको सस्ती टिकट साइज, स्मॉलर टिकट साइज में मिल जाती थी, लेकिन आज की तारीख में जो रियल एस्टेट के भाव हैं वो मोर और लेस एक HNI प्रोडक्ट बन गया है, क्योंकि एक तो टिकट साइज बहुत बड़ी है, दूसरा अगर आप लोन में लेने जाएंगे, लोन से लेने जाएंगे, तो जो डाउन पेमेंट आपको 20% या 10% आपको खुद का करना है, उसके ऊपर जो EMI कमिटमेंट आपकी हो जाती है, वो EMI कमिटमेंट लगभग आपकी करीबन 50% आपकी टेक होम इनकम के बराबर हो गई। तो मान लीजिए 50% आपने EMI में दे दिया, बाकी जो आपको खुद को घर खर्च के लिए चाहिए, तो आपको कोई लिबर्टी नहीं बचती, कोई रूम नहीं रहता कि आप और कोई फाइनेंशियल एसेट्स ले सकें। रियल एस्टेट अपने आप में एक इलिक्विड एसेट है कि आप उसे चाहे तो रातों रात गोल्ड की तरह नहीं बेच सकते, म्यूचुअल फंड की तरह रिडीम नहीं कर सकते, तो उसमें इलिक्विडिटी काफी आ जाती है। तीसरी, जब आप अगर गोल्ड आपको ये रियल एस्टेट को ओन करते हैं, तो जब तक आप उसको ओन कर रहे हैं तब तक आपको उसका मेंटेनेंस करना है, आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह भरने हैं, तो काफी खर्च है उसको सिर्फ मैनेज करने के लिए, उसको रखने के लिए अपने पास। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट यस इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या आगे जाते हुए ऐसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक ये ट्रेंड भी बदलते जा रहा है कि लोग रेंट पे रहने के लिए बहुत एक्सेप्टेबल हैं। बिल्कुल, ऑन दैट नोट इनफैक्ट हर्षवर्धन, बड़े शहरों में जो ट्रेंड उभर कर ये आ रहा है कि आप मानिए आपका जो अपना घर है वो दफ्तर से काफी दूर है, तो नई जो पीढ़ी है वो सोचती है कि ट्रैवलिंग में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, दफ्तर के करीबी घर ले लिया जाए। यहाँ पर कई लोग ऐसा करते हैं कि अपना घर रेंट पर लगाकर खुद भी रेंट पर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं डेफिनेटली, और नई पीढ़ी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है सोच में, जो कि शायद हमसे जो पुराने थे, हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनके मन में था कि कहीं पर भी हो लेकिन अपना घर होना ज़रूरी है। पर इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? वो घर नहीं जिसमें आप रहते हैं, वो घर जिससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा हो, ये समझना बेहद ज़रूरी है। एक एक पहलू पर बात करने की शुरुआत करते हैं इसमें। पंकज जी, लिक्विडिटी का जिक्र यहाँ पर हर्षवर्धन ने किया है। रियल एस्टेट या फिर गोल्ड, तो किसी एक व्यक्ति जो कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं या गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस लिहाज से दोनों ही जो एसेट क्लास है कहाँ पर स्टैंड करते हैं? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट को लेकर हर्ष ने काफी कुछ बताया अभी, और मैं एक बात कहूंगा कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। आप जिस वक्त खरीदते हैं उस वक्त आपको सेलर हमेशा कहेगा कि आप आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन होता है कि डिमांड होने के बाद भी नए घर की डिमांड होती है, पुराने घर को सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समय के साथ डिजाइन बदल जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे बड़ा पैसा लगाना है तो थोड़ा सा और सही, लेकिन एमिनिटीज के साथ में मैं अपना घर लूं। ऐसे ही प्लॉट में आप देखेंगे तो वहां पर भी लिक्विडिटी का अभाव रहता है, भले ही आप एप्रिसिएशन की बात करें। लेकिन यदि हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में ऐसा नहीं है। आप चाहे फिजिकल गोल्ड ले रहे हो, मतलब वो बात अलग है कि हम कंपेयर करेंगे कि फिजिकल गोल्ड वर्सेस ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन यदि हम बात करें लिक्विडिटी की, तो वो यहां पर चिंता नहीं है। फिजिकल गोल्ड भी आप बेच सकते हैं, आप ज्वेलर को वापस कर सकते हैं। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, उनको रिडीम किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड रिडीम किए जा सकते हैं, SGB ट्रेड किए जा सकते हैं, गोल्ड ETF ट्रेड किए जा सकते हैं। तो यानी कि सोने में आपको लिक्विडिटी की चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो पूरा पैसा नहीं, आपको जितनी जरूरत है आप उतना निकाल लीजिए। लेकिन रियल एस्टेट की बात करें तो ये मुश्किल है। एक घर लिया है तो पूरा घर आपको बेचना पड़ेगा, आप आधा नहीं बेच सकते। तो लिक्विडिटी के हिसाब से तो खैर गोल्ड काफी बेहतर है रियल एस्टेट के मुकाबले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। ये लिक्विडिटी की हमने चर्चा की है। अब जो दूसरा पैरामीटर होता है जिस पर कोई एक जो निवेशक हैं या व्यक्ति सोचना और जांचना परखना चाहते हैं, वो है टैक्सेशन एंगल। तो हर्षवर्धन, रियल एस्टेट और गोल्ड दोनों में टैक्स के अपने अपने नियम क्या कहते हैं?
वेल देखिए, अब रियल एस्टेट में अगर हम बात करें तो 2 साल तक आप अगर होल्ड करते हैं अपने रियल एस्टेट को, तो 2 साल के अंदर अगर आपने बेचा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, और 2 साल के बाद आप जब बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है। और वो ऑब्वियसली उसको टैक्स बचाने के लिए आपके पास अलग अलग विकल्प हैं, तो वो एक अलग ऑप्शन है। जहां तक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड का अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये इसका एक जो भी होल्डिंग पीरियड है आपका, वो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, और जो भी गेन्स हो रहा है वो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। इंटरेस्टिंगली एक प्रोडक्ट जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो बहुत बहुत टैक्स एफिशिएंट है, और अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेटर और कोई ऑप्शन टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हो ही नहीं सकता। उसको मैं आपको खाली टैक्सेशन बता दूं। एक है ऑफ कोर्स कि अगर ये 8 साल के बॉन्ड होते हैं तो आपने आज इन्वेस्ट किया, और जब मेच्योरिटी है, जो 8 साल बाद मेच्योर होते हैं, वो जब आप मेच्योरिटी प्रोसीड आपको आता है, जो भी गेन्स हो रहा है आपको वो पूरा टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना है, एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन जहां पे हम बोल रहे हैं कि आपको या तो म्यूचुअल फंड के रूप में आप होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, और अगर आप उसे फिजिकल गोल्ड के रूप में होल्ड कर रहे हैं तो वो वहां पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 8 साल का अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो। जो इंटरेस्ट आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको रेगुलरली इंटरेस्ट देते हैं, तो जो इंटरेस्ट आपको सालाना 2.5% आता है वो फुल्ली टैक्सेबल है, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स की ना सहूलियत या रियायत नहीं है। वहां पे आपको पूरा आपकी इनकम के हिसाब से, इनकम स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें और उसे लिक्विडिटी के साथ में जोड़ें, तो कोई एसेट जो मेरा बहुत इजीली बेच सकता हूँ, मैं रातों रात बेच के उसे इनकैश कर सकता हूँ। गोल्ड इज ऑल्सो ग्लोबल करेंसी, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया में ही बेच सकते हैं, ऑफकोर्स कस्टम रूल्स है कि आप बाहर लेके जा नहीं सकते वगैरह, लेकिन इट्स ग्लोबल करेंसी, आप उसे किसको भी बेचते हैं। रियल एस्टेट बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, आपकी एरिया में किसको इंटरेस्ट है, उनका टिकट साइज है, बजट है, एक्सेट्रा। तो अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और लिक्विडिटी को कंबाइन करके देखें, तो ऑब्वियसली गोल्ड इस पहलू पे भी बहुत ज्यादा फेवरेबल रहता है। बिल्कुल। तो गोल्ड की अपनी अलग स्पेशलिटी है, अपनी खासियत है, और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के अपने अलग रिस्क और रिटर्न है, और रिटर्न की क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो पंकज जी अगर हम अलग अलग एसेट क्लास और रिटर्न को देखते हैं, अभी हम दिखाएंगे भी दर्शकों को कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट है, इक्विटी है, डेट है। इक्विटी में हमने निफ्टी 50 को लिया है, उसमें लॉन्गर टर्म के रिटर्न्स, मतलब लंबी अवधि में कौन से एसेट क्लास ने रिटर्न बनाकर दिया है पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल में। हम समझते हैं कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास रहा है जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसके बाद हमने गोल्ड में एक अच्छा रिटर्न बनते हुए देखा है। तो रिटर्न के लिहाज से अगर हम फिलहाल अभी सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्ड की बात करें, इक्विटी की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अब आने वाले टाइम में? देखिए, अब यहां से अगर हम आगे की उम्मीद करें, पहली बात तो समझना जरूरी है कि गोल्ड में आप 10% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बात करें रियल एस्टेट की, तो यहां पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि पहली बात, आप किस तरह की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। आप प्लॉट ऑफ लैंड ले रहे हैं, या आप एक फ्लैट ले रहे हैं, या खुद का बना हुआ एक घर ले रहे हैं, तो इस बात पर भी काफी निर्भर करता है कि रिटर्न्स कैसे होंगे। दूसरी बात यह है कि कहां पर ले रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर प्राइस चेंज हो जाते हैं, और एक ही जगह पर भी कई बार ऐसा होता है कि वहां पर कोई डेवलपमेंट हो गया, आपने कहीं प्लॉट लिया, उसके आसपास में स्कूल आ गया, हॉस्पिटल आ गया, प्राइस ज्यादा बढ़ गए, और उसी की जगह पे कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं कि प्राइस कम हो जाए। तो गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड में रिटर्न्स अक्रॉस द कंट्री ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क होता है स्टेट वाइज, सिटी वाइज, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन रियल एस्टेट में एक ही शहर में भी एक कोने से दूसरे कोने में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वैसे तो प्रॉपर्टी में देखिए, कहीं भी अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं होते हमें, सिर्फ क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं कि हमने 10 लाख में लिया था, 1 करोड़ में बेचा, तो इसके लिए। बट अगर आप CAGR की बात करें तो बहुत हाई नहीं होता है। बट उसके बावजूद भी दूसरा, मैंने जैसा कहा कि डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। लेकिन इस वक्त पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कोविड-19 के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है, प्राइस काफी बढ़ चुके हैं, तो अब इन्वेस्टर्स ऐसा भी ना सोचें कि पिछले 1 साल में जो तेजी देखने को मिली थी वैसी अगले साल में मिलेगी, तो मेरे हिसाब से वो शायद मुश्किल है। बिल्कुल। हर्षवर्धन, एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे। जैसे गोल्ड में निवेश करने के कई विकल्प है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ETFs हैं,
यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं सोने में एक्सपोजर का। वैसे ही रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी में निवेश अगर नहीं करना चाहता, बड़े पैसे नहीं लगाना चाहता, तो रीट के जरिए भी इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प है। हालांकि भारत में अभी उतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, पर क्या प्रॉपर्टी का एक विकल्प रीट हो सकता है? जी हाँ, इनफैक्ट स्वाति, जो हमने पहली प्रॉब्लम रियल एस्टेट की बात की थी वो थी कि बड़ी टिकट साइज होती है, उसमें काफी पैसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर ये पहलू को अगर आप काउंटर कर रहे हैं तो रीट्स उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो क्योंकि उसमें ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है आपको कि आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदनी है, वैसा नहीं है। आप छोटी रकम से भी रीट्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। और रीट्स करते क्या है, दीज आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये करते क्या है कि ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, कि आपने एक पूल करके, एक इन्वेस्टर्स ने पूल करके कॉर्पस ना, एक रीट का कॉर्पस बनाए। वो रीट आपको प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जो ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हैं, उसमें अभी डेटा सेंटर्स वगैरह भी आने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि वो फंड जो रीट है वो काफी प्रॉपर्टीज को ओन करता है, सिर्फ एक नहीं, वो काफी प्रॉपर्टीज को ओन करता है, जहां पे उनको रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है कि वहां से रेंट आता है, जो वो प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हैं। तो आप उस रेंट का हिस्सा बन रहे हैं इनडायरेक्टली, जैसे म्यूचुअल फंड में कि आप यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं और यूनिट्स, पूरा एक जो फंड है वो शेयर खरीद रखा है, तो शेयर से जो डिविडेंड आता है उसका हिस्सा आपका उस यूनिट के शेयर का होता है। तो वही हिसाब से रियल एस्टेट ओन करने के दो तीन तरीके हैं। एक है ऑफकोर्स रियल एस्टेट आप फिजिकली ले रहे हैं, और एक ऑफकोर्स रीट्स। रीट्स बहुत कन्वीनियंट है फॉर दोज पीपल जो रियल एस्टेट में बिलीव करते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद अ स्मॉलर टिकट साइज। बिल्कुल। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी करेंगे चर्चा, खासतौर पर ऐसे टाइम पर जब बाजार काफी अच्छे मूड में है, और एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, एसेट क्लास एलोकेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट, इनकी अपनी अपनी जगह क्या होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपके निवेश में, एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड, उसके अलावा रियल एस्टेट, गोल्ड, इनके अपनी अपनी क्या जगह होनी चाहिए। जैसा कुछ समय पहले पंकज जी हम बता रहे थे कि रिटर्न के लिहाज से लंबी अवधि में इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास रहा है जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लासेस को। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए एसेट क्लासेस में आपकी नजर में नंबर 1 पे क्या? बिल्कुल स्वाति, मेरी नजर में इक्विटी है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। और जब भी ये बात मैं कहता हूं स्वाति, तो कई बार एक लोगों का एक काउंटर ये भी होता है कि रियल एस्टेट में हमें बहुत पैसा मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्लॉट लिया और वहां पर आपको बहुत फायदा हो गया, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत फायदा हुआ प्लॉट ऑफ लैंड में। ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर ऐसा हुआ हो, बट अगर आप एवरेज देखते हैं तो रियल एस्टेट के मुकाबले में इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स काफी बेहतर होता है। तो मेरा तो सुझाव भी ये है, मेरा मानना भी ये है कि लंबी अवधि के लिए आपको इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए किसी भी दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले। फंड में निवेश चला, ओके, तो लंबी अवधि में। और हर्षवर्धन, आपकी नजर में क्या एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एसेट क्लासेस का? किसी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है तो म्यूचुअल फंड, थोड़ा गोल्ड, या फिर रियल एस्टेट? रियल एस्टेट तो सब्जेक्टेड टू आपकी जरूरत के हिसाब से भी है, गोल्ड तो आमतौर पर हर कोई रख सकता है अपने पोर्टफोलियो में, पर क्या जगह हो? तो स्वाति देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी जरूरतों को आपको नजर में रखते हुए आपको एक ना पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज एक इन्वेस्टर्स को समझनी है कि हर एक इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए अलग प्रोडक्ट है। एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि अगर एक इंसान को 100 मीटर तक जाना है, कहीं यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर या 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है, तो वो शायद एक साइकिल लेगा, एक गाड़ी लेगा या चल के जाएगा। अगर उसे 1000 किलोमीटर जाना है तो वो चल के या साइकिल में नहीं जा सकते, उन्हें दूसरी एक व्हीकल लेना होगा। मान लीजिए उन्हें कार में जाना होगा या फ्लाइट में जाना होगा या ट्रेन में जाना होगा। तो वैसे ही आपकी जो अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं, आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं। हम नॉर्मली उल्टा करते हैं, हम ये करते हैं कि हम डेट प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह हैं वो हम 20-20 साल के लेते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड को हर 3 महीने 6 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। एक्चुअली ये उल्टा है, डेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए
और इक्विटी होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने जो नंबर्स दिखाए, जो रिटर्न्स दिखाए हैं, वो क्लियरली दर्शाता है कि भाई लॉन्ग टर्म में इक्विटी इज द एसेट क्लास जहां पे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। अगर आप गोल्ड अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट। गोल्ड आप एक एसेट एलोकेशन के रूप में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ के रख रहे हैं कि भाई मुझे 10 या 15% मेरे पास होना चाहिए, वो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन क्या गोल्ड आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा 20 साल में? जी नहीं। वो डाइवर्सिफिकेशन पर्पज के लिए, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आपको एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सॉवरिन है, मान लीजिए गोल्ड इज यूनिवर्सल करेंसी जैसे मैंने आपको बताया, तो एक वो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन क्या 20 साल में गोल्ड आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा? नहीं। 20 साल में आपको इक्विटी वेल्थ क्रिएट करके देगा। रियल एस्टेट बहुत पोलराइज्ड है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन आपके आपके जो दोस्त हैं उनको वही पीरियड के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि आपने कौन सी लैंड ली है, कौन सा आपने प्रॉपर्टी लिया जो अचानक बढ़ गया। और रियल एस्टेट क्वाइट ऑनेस्टली मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत खुद के नसीब और लक पे बहुत डिपेंड करता है। हर एक इंसान रियल एस्टेट में पैसे नहीं बनाता, जिसका बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन क्योंकि वो आपके कंट्रोल की चीज है। इक्विटी आपको सिर्फ अच्छी स्कीम यूज करनी है, बाकी फंड मैनेजर और बाकी उसके वो इक्विटी अपने आप ही करेगा। तो क्या कंट्रोलेबल है क्या नहीं है, वो आपको ध्यान रख के अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। और पंकज जी, आपकी नज़र में एलोकेशन या जो परसेंटेज है, एलोकेशन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल एक नए निवेशक हैं, वो चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लास करें, तो आपकी नज़र में कोई एलोकेशन परसेंटेज है जो आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए रियल एस्टेट तो खैर अगर आप नए निवेशक की बात कर रहे हैं और कोई यंग है तो शायद उतना बड़ा पैसा भी ना हो कि वो रियल एस्टेट बाय कर सके, लेकिन डेट, इक्विटी और साथ में गोल्ड के बीच में आप बिल्कुल एलोकेशन कर सकते हैं। तो आप अपने गोल्स के हिसाब से अलग अलग टाइम के पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आप 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड, इस तरह का एलोकेशन एक तय कर सकते हैं। वहीं यदि आप 5-7 साल की बात कर रहे हो तो फिर 50% इक्विटी, मतलब 5 साल या उससे अधिक, मतलब तो फिर 50% इक्विटी, साथ में आप 40% या 35% आप डेट ऐड कीजिए और बाकी थोड़ा गोल्ड ऐड कीजिए। लेकिन अगर 5 साल से भी कम का वक्त हो आपके पास में, तो ऐसे में आप सिर्फ 20-25% ही इक्विटी रखिए और बाकी आपका एलोकेशन मैक्सिमम डेट में और थोड़ा सा 10-15% के आसपास गोल्ड में हो सकता है। तो समय के अनुसार आपको तय करना है और साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपेटाइट भी समझना जरूरी है। यंग इन्वेस्टर्स थोड़ा जोखिम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन वक्त लंबा हो तभी आप उसके लिए इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रख सकते हैं। हर्षवर्धन, ये सवाल हमारे पास बहुत आता है कि हमारे पास कुछ लमसम पैसा है, या तो इक्विटी निवेश से ही मुनाफा बना तो हाथ में अच्छा पैसा आया, या फिर किसी और वजह से अच्छा पैसा आया, तो क्या उसको उससे प्रॉपर्टी खरीद ली जाए? अब कितना पैसा हो वो तो डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने जैसे बोला कि बड़े पैसे की ज़रूरत है, या फिर ईएमआई में पैसे डाल दिए उसके, या फिर म्यूचुअल फंड से और मुनाफा कमाना चाहिए ऐसे पैसे से। तो है तो ये लॉन्ग डिबेट, लेकिन आपकी नज़र में सही तरीका क्या हो? ये बात तो स्वाति ये जानना जरूरी है कि अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो कई बार वो उसे बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं। तो ये समझना है कि प्रॉफिट भी आपका ही पैसा है, ये फ्री में नहीं आया हुआ है। आपने कोई कारण से रिस्क लिया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उस पर आपको गेन्स हुआ है। तो कई बार मैंने इन्वेस्टर्स के देखा है कि जो प्रॉफिट होती है और अगर विंडफॉल प्रॉफिट हो गई तो बहुत कैजुअली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो फ्री का पैसा है। जी नहीं, फ्री का नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है। आपने इन्वेस्ट किया, आपने दिमाग लगाया, आपने उससे कमाई की है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कैपिटल है। अब अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो लगाने से पहले आप पूरा छानबीन करते, अपने गोल्स को ध्यान में रखते, आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है तो हो सकता है कि आप उसे यूज करें पार्ट प्री पेमेंट के लिए, जहां से आपकी ईएमआई कम हो जाए या तो लोन का टेन्योर कम हो जाए। तो उसे बहुत सीरियसली ट्रीट करें, उसे विंडफॉल समझ के कैजुअली ट्रीट ना करें, और वही सारे पैरामीटर्स आप यूज करेंगे जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के लिए किया था कि ये पैसे आप कैसे यूज करेंगे। ये आपके मुनाफे पे भी डिपेंड के लिए लागू है, और ये अगर कोई अप्रेजल बोनस भी आया आपको या परफॉर्मेंस लिंक बोनस आया है उसके लिए भी आप उतना ही सीरियसली उसे ट्रीट करेंगे जैसे आपने ओरिजिनल कैपिटल को किया था। सो फंडामेंटल रूल्स चेंज नहीं होते, भले ये प्रॉफिट हो या कुछ भी हो। ओके, तो ये हमने चर्चा की आज
एसेट क्लासेस में निवेश की, खासतौर पर गोल्ड, रियल एस्टेट में निवेश के पीछे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए पंकज जी और हर्षवर्धन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।